So, hi, welcome back to my channel. So, this is the English pedagogy question. So, we will discuss in this 2011 वाला पेपर, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर आया हुआ था जून 2011 में, और क्लास कौन सी है 1 to 5, मतलब दिस इज़ गोइंग फॉर PRT और यू कैन से JBT और DL students. We are not going to discuss this comprehension part. Let's start with the pedagogy question. Let's do this with pedagogical questions. So first question of English pedagogy is remedial teaching as part of formative assessment means. जो remedial teaching है वो formative assessment का part होती है. इसका मतलब क्या होता है? remedial teaching वो होती है जो हम यूज़ करते हैं जब हमें क्या करना हो, पता लगाना हो कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, लर्निंग के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका हम पता लगाएं, वो होगी रेमेडियल टीचिंग. और जब डायग्नोस का मतलब होता है इलाज करना, हिंदी में डायग्नोस का मतलब ये होता है. तो इलाज का मतलब क्या हुआ, जब हमने रेमेडियल कर लिया मतलब हमने चेक कर लिया क्या प्रॉब्लम है, फिर हम डायग्नोस करेंगे, मतलब उस चीज़ पे एक्शन लेंगे. जो फिलर्स रह गए हैं लर्निंग के अंदर, वी विल ट्राई टू फिल द फिलर्स. ओके, मेन थिंग ये है. तो रेमेडियल टीचिंग मैं आई एम गोइंग टू टेल यू द डायरेक्ट आंसर. तो पहला ही है डायग्नोजिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग. कि जो रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है डायग्नोज करना, पता लगाना, क्या पता लगाना, और एड्रेस करना. एड्रेस मतलब उसकी तरफ ध्यान देना जो गैप्स आ रहे हैं लर्निंग के अंदर. दिस इज़ कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग. अगर ये ना पता हो, देखो इन्होंने रेमेडियल टीचिंग होती ही इसके लिए, चाहे ये फॉर्मेटिव होता या समेटिव. वैसे समेटिव में रेमेडियल नहीं करते हम, पर मैं वैसे ही बोल रही हूँ. अगर इतना भी पता होता ना रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, तो ये आंसर तक पहुँचा जा सकता था. Next is which of the following is value associated with an inclusive classroom. Inclusive मतलब समावेशी जो होती है क्लासरूम, जिसमें जो नॉर्मल बच्चे और जो स्पेशल बच्चे हैं दोनों मिक्स पढ़ते हैं. दिस इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव क्लासरूम, और यू कैन से समावेशी कक्षा. तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपटीशन नहीं बोलेंगे, ठीक है. कंपटीशन में तो वो कंपटीशन कर रहे हैं, पर बच्चों का कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए. एनवी होता है उनमें, जेलस की भावना पैदा करना, ये वाला पर्पस भी नहीं होता. सिंपैथी होता है कि उनके तरफ दया भावना दिखाना कि ओ ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं. ऐसे वाला कभी भी नहीं होना चाहिए. इवन आफ्टर द क्लासरूम, अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी किसी को मिल रहे हैं तो सिंपैथी मत दिखाओ, ठीक है. ये नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, मिल के काम करते हुए होना चाहिए सबको, ठीक है, किसी को नीचा दिखाते हुए नहीं. नेक्स्ट है द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू. जो एम है मैकेनिकल ड्रिल्स का वो क्या होता है, इसका जो है स्ट्रेंथन द रोट लर्निंग. देखो जब भी रोट लर्निंग की बात आती है वो ऑप्शन हम कट कर देंगे, क्योंकि रट्टे नहीं लगाने. रोट का मतलब होता है रट्टा लगाना, तो ये नहीं होना. इनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमोंग द लर्नर्स. ठीक है, बच्चा क्या करेगा, क्रिएटिव यूज करेगा लैंग्वेज का, ठीक है. तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज learner are involved in individual activities, pair work, group work and whole class work because these मतलब अगर बच्चे पेयर वर्क, पेयर होता है जोड़ा, ठीक है, अगर वो पेयर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप वर्क कर रहे हैं, ग्रुप में 3 4 5 कितने भी जने हो सकते हैं, एंड होल क्लास वर्क, और सारी क्लास ही काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. ये कह रहा है प्रोवाइड द लर्नर इनफ अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स इन द लैंग्वेज क्लासरूम. हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि बच्चा रिलैक्स हो जाए क्लासरूम में. नो, एक्टिविटी हमें रिलैक्स होने के लिए नहीं करवाते, इसलिए करवाते हैं ताकि बच्चा और अच्छा सीखे. हैव सोल एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वेराइटी इन लैंग्वेज क्लासरूम. सोल होता है इकलौता, यहाँ पे मेयर भी आ सकता है, MERE, या फिर ओनली भी आ जाता. जब भी इकलौता ओनली की बात हो तो हम उसके साथ भी नहीं जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन इज नॉट राइट. नेक्स्ट इज अनेबल द
already overworked teacher to preserve her energy thereby becoming more effective। कि पहले ही टीचर के ऊपर ओवर बर्डन कर रखा है, उसके ऊपर और तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। देखो अगर हमें ये भी ना पता चल रहा होता कि ये क्या कहने का भाव है क्वेश्चन में, तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। अब तीनों ही नहीं है तो बच गया ये फोर्थ वाला ही। क्या है? afford the learners opportunity to use the language in focused manner for real life interaction। कि क्या करे बच्चा, रियल लाइफ में इंटरेक्शन करे। इसलिए ये जो सारी चीज़ें इन्होंने पेयर वर्क, ग्रुप वर्क, ये सारा किया है। किस लिए किया है? क्योंकि जब भी बाहर हम जाते हैं स्कूल के आउटसाइड, हमें कोई एक या दो जने नहीं मिलते, हमें पूरा, ऐसे नहीं है कि मिलेंगे नहीं, एक दो जने भी मिलते हैं, पर जो आउटसाइड द क्लास है वो क्या है, एक सोशल चीज़ है। वहाँ पे हमें बहुत सारे जने मिलेंगे, तो हमें रियल लाइफ इंटरेक्शन उनसे करना पड़ेगा। और इसकी स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी? फ्रॉम द क्लासरूम। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से सही स्टेटमेंट हमें बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो सही राइट ऑप्शन इज while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too। कहता है कि ये जो फॉर्मेटिव टास्क हम जो करते हैं ना, ठीक है, फॉर्मेटिव होते हैं वो जो बीच में करे जाते हैं टीचिंग लर्निंग के दौरान, और समेटिव होगा जो एंड में किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये कर रहे हैं आर मैन फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, ये होते हैं टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, कि अगर मान लो कोई कमी रह गई है तो हम उसको पूरा कर लें तभी ही। ठीक है, तभी नहीं तो एक दो दिन के बाद, ऐसे करके। मतलब इसका मेन फोकस इज ओनली अबाउट द इम्प्रूविंग थिंग्स। ठीक है, टीचिंग भी एंड लर्निंग भी। सम आर यूज फॉर असेसमेंट टू, और इसका फॉर्मेटिव का एक और मतलब ही होता है, इसको हम असेसमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन यंग लर्नर सीम टू लूज इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड। जब भी लर्नर का क्या है, इंटरेस्ट वो खो देगा एक लेसन के अंदर, तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसको कहे कि थोड़ी देर के लिए सो जा? नहीं, ये नहीं बोलेंगे। अपने आप को इसकी जगह पे रख के देखो कि अगर टीचर होते तो तुम क्या क्या करते, और ऑप्शन के साथ साथ चलते रहो। अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, उनको कहोगे कि तेरा ध्यान नहीं लग रहा, जाके खेल ले? नहीं, ये भी नहीं बोलेंगे। आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, उनको कहेंगे कि चुपचाप बैठ जा? नहीं, ये भी नहीं कहेंगे। क्या करेंगे? टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्या करेंगे? कोई भी क्या करेंगे, एक्टिविटी कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, वो रिलेटेड टू लेसन भी हो सकती है, पर देखो सूटेबल सबसे यही है, बाकी सब नेगेटिव वाला सेंस दे रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ इंक्लूडेड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एज वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन। कि ऑल राउंड डेवलपमेंट है उसको क्या कर रखा है, मतलब एम बना रखा है, वो किस लिए है और एम बना किसका रखा है? ये जो 2009 वाला एक्ट है, इसको वो भी याद रख लेना, इसका फुल फॉर्म राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आया कब था? 2009 में। इसका मेन एम क्या है? ठीक है, नर्चर द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे के ये फिजिकल और मेंटल और इमोशनल हेल्थ को क्या करना? इम्प्रूव करना। ठीक है, इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्क फोर्स, की ये इंश्योर करना कि हर बच्चा वर्क फोर्स का पार्ट है, भाई उससे काम करवाया जाना चाहिए। एवरी चाइल्ड ग्रोज रैपिडली बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। कह रहा है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि हर बच्चा 6 से 14 साल तक फटाफट ग्रो कर जाता है? नहीं। ऑल प्रॉपर हेल्थ केयर इज इसेंशियल। प्रॉपर हेल्थ क्या है? इसेंशियल है। ठीक है। पर देखो इसके अंदर इसने बात की है ऑल राउंड में। ऑल राउंड में मतलब सब आ जाएगा, फिर फिजिकल भी आएगा, मेंटल भी आएगा, इमोशनल भी आएगा, हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा बच्चे का, ना कि अकेली हेल्थ का। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि बच्चे को हर तरह से तैयार करो।
नेक्स्ट इज टीचर डोंट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर डायरेक्टली बिकॉज जो टीचर है वो बच्चों को नए मीनिंग एकदम से नहीं बताता, सीधा नहीं बताता, ठीक है। क्यों नहीं बताता, क्या रीज़न है? ये कह रहा है वोकेबलरी विल नॉट बी इनरिच्ड, इसलिए नहीं बताता कि वोकेबलरी इनरिच ना हो, नहीं। लर्नर ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द, देखो नए वर्ड है तो लर्नर को कैसे पता होगा, ठीक है, वो तो सीख रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। ये कह रहा है लर्नर डोंट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड, कि लर्नर को पसंद नहीं है कि मीनिंग दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कह रहा है अगर मीनिंग बता दिया जाएगा ना तो वो खुद से डिस्कवर नहीं करेंगे। ये है मेन हमारा जो आंसर है कि इफ़ इट परवेंट होता है रोकना, ये रोकेगा, क्या रोकेगा लर्नर्स को फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग को डिस्कवर करने से रोके। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज राइट हियर। So next question is what which of the following is an instance of non formal learning? So non formal learning का यहाँ पे इंटेंस क्या है, उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कोरस्पोंडेंस लेसन, कि नॉन फॉर्मल लर्निंग यहाँ पे ये है कि टीचर कोरस्पोंडेंस लेसन के द्वारा पढ़े, मानो उनको ईमेल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या लाइव क्लास के थ्रू घर पे बैठ के पढ़ाया जाए, तो वो हो जाएगा नॉन फॉर्मल लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नॉन फॉर्मल को ये मत सोच लेना कि बच्चा गेम खेलेगा, नहीं, ना ही ये होगा कि बच्चा कुक करेगा, ये भी नहीं होता कि आर्ट टीचर से ड्राइंग सीखेगा। अगर वो सीख रहा है तो ये नॉन फॉर्मल नहीं होगा, पहली बात तो ये फॉर्मल हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अब तुमको ये दो लग रहे होंगे, ये नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। कोरस्पोंडेंस का मतलब हो जाएगा नॉन फॉर्मल टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट इज ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग, जो ग्रुप प्रोजेक्ट है वो हेल्प करते हैं क्या डेवलप करने में, हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव, की हाई लेवल एम्बिशन बताते हैं कि इसको अचीव करना है तुमको, या कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस ये ही बताएंगे, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है वो ही हमारा होगा आंसर, कि जो ग्रुप प्रोजेक्ट हैं वो हमारी क्या हेल्प करेंगे, ऑल राउंड हेल्प करते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं। कोलैबोरेशन सीखेंगे मतलब एक दूसरे से भाईचारा करना सीखेंगे, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, हम प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड इज राइट। वट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रन, कि जो किस टाइप की जो थिंकिंग स्किल है वो प्रमोट करती है बच्चों के अंदर। ये है फैक्चुअल क्वेश्चन, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है, रख लेते हैं इसको हम। क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट, ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन है जो रीडिंग टेक्स्ट के ऊपर है सिर्फ वो ही करेंगे प्रमोट, ना भाई प्रमोट थिंकिंग, हमें थिंकिंग को प्रमोट करना है। और अगर मान लो हमेशा टेक्स्ट से ही थोड़ी क्वेश्चन मन में आते हैं, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है मन में, मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आ सकता है, तो ये नहीं होगा। पर्सनल रिस्पॉन्स, पर्सनल क्वेश्चन यहाँ नहीं होंगे, ठीक है, पर्सनल में सब कुछ नहीं आता। क्लोज एंडेड नहीं होते, क्लोज मतलब जिसका एक या दो में आंसर हो, जैसे यस नो ऐसा आंसर हो किसी क्वेश्चन का, उसको हम क्लोज एंडेड बोलेंगे, तो ये भी नहीं है, बच गया ये। फैक्चुअल क्वेश्चन है वो क्या करते हैं, प्रमोट थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट नीड टू बी ब्रेनस्टॉर्म होता है कुछ भी चीज़ सोचना, ठीक है। आइडियाज, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट, रिवाइज देयर वर्क इज प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आइडिया आएगा, ऑर्गेनाइज करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे मतलब लिखेंगे, एडिट करेंगे उसको, रिवाइज करेंगे बार बार, ये चीज़ें आएंगी सारी राइटिंग स्किल के अंदर, ठीक है। अगर नहीं याद रहे तो ये देख लेना कि एडिट है, एडिट हम उन चीज़ों को करते हैं जो चीज़ें हमारे पास रिटर्न में होती हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और रिवाइज भी उन्हीं चीज़ों को किया जाता है। यहाँ पे रिवाइज का मतलब हो जाएगा, मान लो एक एक्सपेरिमेंट कर दिया गया या एक बुक लिख दी गई या एक रूल बना दिया गया, उसको फिर से रिवाइज करना किसी और के द्वारा, ठीक है, मतलब उसमें नई चीज़ों को ऐड करना, या फिर पुराने में कोई नुक्स था तो उसको यहाँ पे सही कर देना, तो वो उसको रिवाइज बोलेंगे। रिवाइज के दो मतलब होते हैं, एक तो याद करना, मतलब जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, एक जो डिस्कवरीज वगैरह कुछ हो गई हैं उसको फिर से इम्प्रूवमेंट के साथ करना। नेक्स्ट है टीचर हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश, की टीचर है जो हेल्प करता है लर्नर की नॉलेज को क्या करने में हेल्प कर, मतलब टीचर हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन
इन इंग्लिश बाय, अगर टीचर को हेल्प करना है, ठीक है, लर्नर का कंस्ट्रक्ट नॉलेज करने में, नॉलेज बनाने में इंग्लिश के अंदर, तो वो क्या करेगा इसमें से, गिविंग लर्नर लोट ऑफ असाइनमेंट। नो भाई, वर्कलोड नहीं डालना बच्चे पे, तो ये नहीं होगा पहला ऑप्शन। करेक्टिंग एवरी मिस्टेक, बच्चे की हर मिस्टेक को सही नहीं करना चाहिए, ठीक है। गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल इन विच लर्नर प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम मैकेनिकली, ठीक है। नेक्स्ट है, देखते हैं ये होगा या नहीं, पहले अगला पढ़ते हैं। अनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रायर नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज। ये कह रहा है अगर बच्चे को सिखा रहे हैं तो कैसे सिखाओ कि जो पिछली नॉलेज है और नई नॉलेज है उसको क्या करो, इन मतलब वो करके कोलैब करके चलो, मतलब दोनों को जोड़ के चलो। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बच्चे को अगर वी वांट टू टीच देम और वी वांट टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश, तो हम क्या करेंगे, इनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रायर होता है पिछली, एंड न्यू होता है अब जो हमने सीखी है, ठीक है। तो मतलब वो प्रीवियस लेसन वो होते हैं ना क्वेश्चन, मतलब कोई भी लेसन स्टार्ट करना होता है तो प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, वो वाली चीज़ है कि पिछले ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ के चलना। नेक्स्ट है, रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू, कि जो रीडिंग होती है कॉम्प्रीहेंशन के लिए, कॉम्प्रीहेंशन वो अनसीन पेसेज होते हैं, तो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि टीचिंग लर्नर टू रन अ फिंगर और पेंसिल, कि बच्चों को कह दो कि ये पढ़ो, मतलब इसको फिंगर लगा लगा के पढ़ो या पेंसिल लगा लगा के पढ़ो, इसके द्वारा हम उनको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउ, कि बच्चे को कहे जोर जोर से पढ़ो, ठीक है, इसको रख लो एक बार ऑप्शन में। हेल्पिंग लर्नर स्पीक वर्ड्स सॉफ्टली वाइल स्पीकिंग, तो कॉम्प्रीहेंशन में मतलब अनसीन पैसेज को पढ़ना होता है, तो यहाँ पे वर्ड्स को स्पीक करो सॉफ्टली या रीड करो, ये नहीं होता है, ठीक है। लर्नर रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, की बच्चे क्या पढ़ें, रीड करें साइलेंटली और कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन को क्या करें, आस्क करें, पूछें। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट हेयर, इसके द्वारा हम कॉम्प्रीहेंशन को अचीव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रीडिंग स्किल भी होता ना तो भी ये फोर्थ ऑप्शन के साथ जाते हैं हम, कॉम्प्रीहेंशन की जगह ऐसे लिखा होता कि कैसे इम्प्रूव करी जाती है रीडिंग स्किल, तो भी फोर्थ होता। नेक्स्ट इज अ टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब अ, ये क्या है, डोमेस्टिक सीन विच शोज द फादर कुकिंग इन किचन। कह रहा है कि एक टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर डिस्क्राइब होता है, वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है, डोमेस्टिक सीन, डोमेस्टिक होता है घरेलू, जैसे हाउसवाइफ को कह सकते हैं शी इज़ डोमेस्टिक वाइफ, ऐसे मतलब वो घरेलू महिला है। तो डोमेस्टिक सीन है मतलब, ठीक है, मान लो किचन का या घर का कोई सीन दिखा रखा है, विच शोज द फादर कुकिंग, और उस सीन में क्या दिखा रखा है कि फादर है वो क्या कर रहा है, कुकिंग कर रहा है किचन में, और मदर है काम से क्या कर रही है, घर आ रही है, एंड देयर सन इज सुइंग का मतलब होता है कुछ सीलना, और जो उनका लड़का है वो सील रहा है। अब देखो यहाँ क्या कर दिया इसने कि जो औरत के काम है वो आदमी कर रहा है, आदमी के काम औरत कर रही है, कि बाहर से कमा के ला रही है मदर, और घर के काम कर रहे हैं फादर और सन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिमूविंग जेंडर बायस, मतलब अब यहाँ पे बायसनेस नहीं हो रहा कि मैं लड़का हूँ मैं घर का काम नहीं करूँगा, कि मैं औरत हूँ मैं बाहर का काम नहीं करूँगी, ये वाली चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं ये। तो थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे रिमूव हो चुका है जो जेंडर बायसनेस होती है, ठीक है। ये थे 15 क्वेश्चन, होप तुम्हें समझ आ गए होंगे। इसके अलावा हम आगे वाला करेंगे जो नेक्स्ट ईयर को हुआ है।